नमस्कार। एक सुबह एक मोड़ पर मैंने कहा उसे रोक कर, हाथ बढ़ा ए जिंदगी, आंख मिलाकर बात कर। रोज तेरे जीने के लिए एक सुबह मुझे मिल जाती है। मुरझाती है कोई शाम अगर, तो रात को ही खिल जाती है। मैं रोज सुबह तक आती हूँ और रोज शुरू करती हूँ सफर। हाथ बढ़ाए जिंदगी, आंख मिलाकर बात कर। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत हैं, शी इज मल्टी टैलेंटेड। वो टेलीविजन न्यूज़कास्टर रह चुकी हैं, कमेंटेटर रह चुकी हैं, कॉलमिस्ट रह चुकी हैं, एडिटर रह चुकी हैं और वेटरन थिएटरिस्ट हैं और वो कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं डॉली ठाकुर जी का। बहुत बहुत स्वागत। प्रिविलेज टू हैव यू हियर। Lovely to be here and talk to you. वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि हमारे साथ जो युवा पीढ़ी जुड़ती है, उनकी आपकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है, हमारी सेलिब्रिटीज की जो इंस्पिरेशनल जर्नी है, वो उन तक पहुंचे। तो मेरा पहला सवाल कि आपकी शख्सियत के इतने पहलू हैं, तो आपका जो सफर रहा है कला के क्षेत्र में, मैं चाहूंगी उसके बारे में आप हमें बताएं, हम भी उसका हिस्सा बने। मैं इसको सफर नहीं कहती। रोज की सुबह मैं उठती हूँ और मुझे एक्साइटमेंट होती है. I look forward to every day and every experience and every experiment. I would say I've had a great life. What more can I ask for? क्या बात, क्या बात। हमारे साथ बहुत से एस्टीम व्यूअर जुड़ चुके हैं। सुभाष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेहतरीन निर्देशक, बेहतरीन रंगकर्मी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रजनीश बग्गा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेहतरीन सिंगर। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दिल्ली रंगमंच के में बेहतरीन है। कनन अरुणाचलम जी हमारे साथ जुड़े हैं, वेलकम। डॉली जी लिखते हैं, जिनको आप कहते हैं, आपने कहा कि मैं उनको अरुण कह के बुलाती हूँ, अभी मेरी आपसे बात हुई। प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रतिमा जी बहुत बहुत स्वागत। मैं ये जानना चाहूंगी कि 5 साल की उम्र से आपकी जो शुरुआत हुई है, 5 साल की उम्र में हुई, तो क्या कहेंगी, क्या अनुभव रहा आपके घर में, कैसा एटमॉस्फेयर था जब आप कला की फील्ड में आई, क्या कहेंगी? देखिए, मेरे फादर एयरफोर्स में थे जी और एयरफोर्स में की जो जिंदगी होती है काफी प्रोटेक्टेड होती है, काफी छोटी होती है और आप सब लोग को जानते हैं, वहां पे कोई भेदभाव की बात नहीं थी और सब लोग एक थे. दिवाली, ईद, पारसियों का सब मनाया करते थे. तो इट वाज सच अ हैप्पी एटमॉस्फेयर टू बी ब्रॉट अप इन. और अब मैं वो ही मेंटेन करती हूँ. मुझे कोई वो नहीं है कि कौन सा वेजिटेरियन है, कौन सा नॉन वेजिटेरियन है, कौन सा गुजराती है, बंगाली है, मराठी है, मद्रासी है. मेरे लिए सब एक है. और क्या क्योंकि वो एयरफोर्स में थे तो मैंने काफी हिंदुस्तान घूमा है और मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ. उसके बावजूद, क्योंकि मैं थिएटर में इंटरेस्ट थी, मैंने हर भाषा का प्ले देखा. और वाओ, अभी बल्कि 2-3 साल पहले मैं कोचीन गई थी लिटरेचर फेस्टिवल के लिए और वहां पे बाकी सब तो खाने वाने में लगे हुए थे. मैं एक प्ले देखने गई थी कोई 30 मील दूर, और कोचीन में 30 मील दूर की काफी दूरी रहती है. मगर एक मैं मलयालम में प्ले देखने गई थी और वो लोग इतने खुश हुए कि मैं आई और मुझे भी इतना अच्छा लगा वहां जाते. तो मैं हिचकती नहीं, मैं कहीं भी चली जाती हूँ प्ले देखने. तो मैंने बहुत से प्ले देखे हैं, त्रिवेंद्रम में, कन्याकुमारी में, कोची में. तो you should be interested in things, and if यस you are, then life can never be boring and you can यस, be you know, every day there is an excitement, every day there's an excitement. अभी वाह, कोविड के जमाने में हमको घर पे रखा हुआ है और मुझे काफी बुरा लगता है कि मैं कहीं जा नहीं सकती, सिर्फ क्योंकि मैं नाटक में नहीं जा सकती, प्लेज नहीं हाँ, देख सकती, कलाकारों से नहीं मिल सकती. मगर वैसे मुझे एक दिन का भी बोर्डम नहीं हुआ है. क्या मुझे बात, क्या लगता है बात। काफी मैं व्यक्ति का. यहाँ ये जरूर जान कहना चाहूंगी कि यू लुक गॉर्जियस। आपकी बिंदी, आपकी साड़ी, आपकी चूड़ियां, ओह माय गॉड, ऑसम।
वो सब रोज का चलता है। लवली लवली। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं शी इज एन आउटस्टैंडिंग न्यूज रीडर। और कनन अरुणाचलम लिखते हैं जी हाँ, ये डॉली जी एक आउटस्टैंडिंग न्यूज रीडर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यस शी इज। न्यूज रीडर थी, 50 साल हो गए उस बात को, मगर ये बहुत अच्छा लगता है कि आज भी लोग आवाज पहचानते हैं। और जब मैं कभी सड़क क्रॉस करती हूँ या किसी के फोन पे बात करती हूँ तो वो लोग अभी तक मेरी आवाज पहचानते हैं। मगर ये तो मेरे बारे में है, मैं नाटक के बारे में बात करना चाहूंगी। बिल्कुल, नाटक के बारे में आपसे जरूर बात करूंगी मैं। विभांशु वैभव जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विभांशु सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमन मर्चेंट जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपने एक अपनी एक जिंदगी दे दी रंगमंच की, अगर हम बात करें, और आपने इंग्लिश प्ले तो बहुत किए, हिंदी भी की है, लेकिन इंग्लिश प्लेस की अगर मैं बात करूं, जो ओरिजिनल राइटर्स थे तब अडेप्टेशन नहीं होती थी, आपने उन नाटकों में काम किया, क्या कहेंगे आप? और लेजेंडरी डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया। उन दिनों में इतने लोग इतना पैशन से नहीं किया करते थे, और जिनके पास पैशन था उनके लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी करने के लिए। मैंने शुरू किया था, मैंने छोटे छोटे बड़े आज बड़े बड़े नाम हो गए, मगर उस वक्त तो उन्हें कोई नहीं जानता था। मैं कॉलेज में थी, मैंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया है, और उस वक्त तो वो अमिताभ बच्चन नहीं थे, वो ढीले से पतले दुबले, और मैंने लीड पार्ट किया था, और वो एक को एक्टर थे मेरे साथ उसमें। मगर और जॉय माइकल, मैंने पता नहीं उनको कहाँ से मेरा नाम सुनने को आया, उनके यहाँ से बुलावा आया कि वो लोग मालिनी कर रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की, और वो मांगते थे कि मैं आके मालिनी का पार्ट करूं। और वो किसी के घर में हुआ था, उन्हीं के घर में हुआ था। हम लोग जो ऑडियंस थी वो उनके वरांडे में बैठी थी, और हम लोगों ने गार्डन में पार्ट किया। तो मैंने शुरुआत तो हमारी ऐसी हुई है, मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने बड़ी ट्रेनिंग ली है। काश काश के उन दिनों में मुझे एनएसडी के बारे में पता होता तो मैं जरूर एनएसडी जाती, मगर उस वक्त अकल नहीं थी एनएसडी की, और ये एनएसडी से पहले की बात है। मगर मैंने किस किस के साथ नहीं काम किया। आज तो आप किसी का भी नाम लीजिए जो बड़े बड़े मशहूर लेखक हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैंने उन सबको मैं पहचानती हूँ, और उन सबके साथ मैंने काम किया है और सीखा बहुत है। क्योंकि मैं तो अंग्रेजी स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, घर में भी अंग्रेजी चलती थी, कोई नाटक वाला नहीं था, मगर यूरोपीज, ग्रीक थिएटर, फ्रेंच थिएटर, सब कुछ सीखा थ्रू बीइंग इंटरेस्टेड इन थिएटर। और ये कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेज में, और फिर कॉलेज के बाद जब मैं लंदन गई तो लंदन में मुझे विनोद पांडे ने डायरेक्ट किया हिंदी प्ले में। तो मैंने ये नाम पता नहीं लोगों को पहचाने जाते हैं या नहीं जाते हैं, मगर ये सब आज तो बहुत बड़े हुए। वो उन दिनों में तो हम लोग सब काम किया करते थे, रोज की रोटी कमाते थे, और शाम को सब मिलके नाटक किया करते थे। और अब बहुत सालों तक तो यही चला। मुंबई में भी जब मैं आई, अब तो मुझे मुंबई में जैसे मैंने कहा 50 साल हो गए, और दिन में हम लोग सब नौकरियां करते थे, और शाम को 6 साढ़े 6 बजे रिहर्सल शुरू होते थे। और ये नहीं कि उसके साथ नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं करेंगे। मैंने अडी मर्जबान के साथ किया। अडी मर्जबान एक जमाने में बहुत बड़ा नाम था उनका। एलिक पदमसी, एलिक पदमसी के साथ तो जुड़ने से बहुत ही हुआ है मेरा। और सारे अच्छे प्लेस जो मैंने किए हैं, मशहूर प्लेस जो मैंने किए हैं, मैंने उनके साथ किए हैं, जैसे डेथ ऑफ अ सेल्समैन, स्ट्रीट का नेम डिजायर, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, इनहेरिट द विंड, ये सब मैंने उनके साथ किए। और उनके साथ फिर मैं बहुत बड़े बड़े दूसरे नामों से भी, उन्होंने मुझे पहली दफा मराठी, गुजराती प्ले डायरेक्टर से परिचय कराया।
जब्बार पटेल के पहले प्ले में घाशीराम कोटवाल वो मुझे लेके गए थे, मैंने हम लोग साथ थे मगर मैंने पहली दफा वो देखा। और उसमें फिर गिरीश कार्नाड, जब्बार पटेल, मैंने किसका नाम मैं लूं, मैं नाम नहीं ड्रॉप कर रही मगर मैंने इन सब के साथ काम किया है, तो उन्हीं से मैंने सीखा है। मैं नहीं कहती कि मुझे आता था और मैंने उन्हीं से सीखा है। और इतने कैसे कैसे कैरेक्टर्स होते हैं, कैसे कैसी जिंदगियां होती है लोगों की। पहला प्ले मैंने मुंबई में जो किया था वो था टच ऑफ ब्राइटनेस, प्रताप शर्मा का, जो एक कमाठीपुरा की में रखा गया था, पेश किया गया था। तो वो एक कॉर्टिजान, एक लड़की जो कमाठीपुरा की कॉर्टिजान, उसके बारे में था। मैंने तो सिर्फ सुरक्षा का पार्ट किया था कि वहां बैठ के दांत खसोड़ रही है और मगर मैंने लीड नहीं किया। मगर उन लोगों से मैंने इतना सीखा। और उनके उस प्ले में मेरे साथ ललिता लाजमी थी। अब ललिता लाजमी का नाम तो शायद आपने सुना ही होगा, मगर उस वक्त तो वो 13 साल की थी। तो हमने ये सब नाटक की जर्नी है। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि जो जर्नी होती है वो बहुत कुछ सिखाती है। तो मैंने ये सब थिएटर में ही सीखा। और फिर सीखा, बोलना सीखा अच्छी तरह, एक्सेंट और क्लियरली साफ बोलना सीखा, और आवाज फेंकनी सीखी ताकि लोग तुम्हें सुन सके। और दूसरे जैसे बंगालियों की मैंने जब इसका बादल सरकार के एवं इंद्रजीत पे काम किया तो बंगाली साड़ी पहननी सीखी। तो मैंने ये सब थिएटर से ही तो आता है। तो मैं बच्चों को कहूंगी कि उनकी जिंदगी खुल जाती है, सब आगे रखा है उनके लिए। अगर आप जाएं कि मैं तो शाहरुख खान बनना चाहता हूँ या मैं सलमान खान बनना चाहता हूँ, तो वो आसानी से नहीं आता, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने मुझे कहा था जब हम बात कर रहे थे कि आपने डिबेट से स्टार्ट किया और आप बहुत पढ़ती हैं, आपके घर में ऐसा एटमॉस्फेयर था कि किताबें पढ़ना, तो किताबें पढ़ना कितना जरूरी है? खासतौर पर मैं युवा पीढ़ी की तरफ से अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि साहित्य पढ़ना कितना जरूरी है और आपकी बेसिक एजुकेशन कितनी जरूरी है? क्योंकि देखा जाता है कि कई बार ये होता है कि हमने थिएटर करना है, हमने 12th के बाद नहीं पढ़ना है, जबकि मुझे लगता है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। और की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि ये नहीं कि आप पढ़ के बीए करें, एमए करें, डॉक्टर बने या कुछ, मगर जो भी किताबें आई हैं उसको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी है जो नंदिता पुरी ने लिखी है, हाँ, और पुरी का किताब का नाम है जेनिफर, which is about child trafficking. And I mean, it's a life that we live with every day. हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, सुनते हैं, but what a book, because एक 8 साल की बच्ची को किसी सोशल वर्कर ने अमेरिका भेज दिया कि इसको पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। और गरीब बच्चे तो बहुत हैं, बहुत से माँ बाप चाहते हैं कि वो जाए, अंडर प्रिविलेज बच्चे, मगर वहां उस लड़की की जिंदगी का क्या हुआ। और जब वो 38 उम्र की हो गई, उसको वापस इंडिया भेज दिया क्योंकि उसके पास पेपर्स नहीं थे। अब तुम जानो, और इतने में वो लड़की ड्रग्स करने लगी, ड्रग पेडलर हो गई। अब मैंने ऐसी ऐसी जिंदगियों का पढ़ना, उससे कितना सीखने को मिलता है और फिर दिल में कैसा लगता है। मैंने ऐसी, तभी तो मैं लाडली की कोऑर्डिनेटर हूँ। यस, लाडली की आपने से क्या क्या सीखने को मिलता है, कैसी लड़कियों से, लोगों से। और बहुत से लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जो सोसाइटी में मदद करना चाहते हैं। सब लोग ड्रग पेडलिंग और चोरी डाका करने के नहीं है, हाँ वो भी है, मगर उनसे तुम्हारा कोई फैसला नहीं है, तो यू चूज व्हाट यू वांट। बट बेसिक एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। आपका ये मानना है कि बेसिक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट? देखिए, बेसिक एजुकेशन आप 12वीं तक पढ़िए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि कम से कम तुम पढ़ तो सको। उसके बाद इट्स अप टू यू टू रीड विच बुक्स यू वांट।
अभी तुम नाटक में काम करना चाहते हो तो नाटक की किताबें तो पढ़नी चाहिए, नाटक की, just the plays you have to read and you learn so much from them. I mean, I'm a great reader. मेरी पढ़ने की फुर्ती तो इतनी नहीं है, मैं बहुत स्लो रीडर हूँ, क्योंकि मैं असिस्टेंट सब एडिटर रह चुकी हूँ, तो मैं पढ़ती हूँ एक एक टी को क्रॉस करना, एक एक आई को डॉट करना, मगर मैं फिर भी पढ़ती बहुत हूँ। क्या बात, क्या बात। हमारे साथ प्रतिमा कनन जी जुड़ी हैं, लिखती हैं, मुंबई में सबसे पहले काम डॉली जी ने दिलवाया था एक्टिंग क्लास का विनोद खन्ना जी की फिल्म हिमालय पुत्र में। अब मुझे हिमालय पुत्र तो नहीं याद, मगर मुझे प्रतिभा तो बड़ी अच्छी तरह याद बहुत बेहतरीन अदाकारा है, बहुत बेहतरीन कलाकार। अशोक भौमिक जी लिखते हैं कि मैंने पढ़ा है कि जब डॉली जी 5 या 6 साल की थी तब से ये स्टेज से जुड़ी हैं और कहती हैं कि लोगों की तालियों ने ही उन्हें स्टेज में काम करने की ऊर्जा मिली। क्या कहेंगी आप? ये मेरे लिए तो सही है, दूसरों के लिए सही है या नहीं ये मैं नहीं कह सकती, मगर मेरी थिएटर का चाव और लगाव उसी उम्र से शुरू हुआ, क्योंकि मुझे तालियां सुनने का बहुत शौक था। तभी मैंने डिबेट्स में, एलोक्यूशन में, थिएटर में, इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल, इंटर यूनिवर्सिटी, इन सब में पार्ट लेने का बहुत शौक था। और मुझे झिझक नहीं थी, मुझे कि ये डर नहीं था कि मैं हाँ, ये मुझे ये याद है कि जब मैं पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो उसमें इतने बड़े बड़े नाम थे, और मैं आई थी कानपुर से, छोटी सी काली सी छोटी चोटियां, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि मैं कोशिश नहीं करूंगी, और कोशिश से देखो कितना अचीव कर लिया है मैंने। वाकई वाकई। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन अदाकारा हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीन रह चुकी हैं, प्रोफेसर रह चुकी हैं और रंगमंच में एक बड़ा नाम, लिखती हैं यात्रिक एंड जॉय आर इनसेपरेबल। वी आल्सो के साथ तो मैंने काम किया था, जॉय बाइकल के साथ और यात्रिक के साथ। एक इंद्रदास भी हुआ करते थे वहां पे। जी, लिखती है, आई ऑल्सो रिहर्स्ड एट हर रेजिडेंस इन सेंट थॉमस स्कूल दिल्ली। सेंट थॉमस स्कूल दिल्ली, आपके घर उन्होंने रिहर्सल। वो सेंट थॉमस स्कूल की प्रिंसिपल थी, मगर उनको और उनके हस्बैंड आर्मी में थे, कर्नल थे शायद वो, और उनको मगर हम लोग उनके मेरे रिहर्सल स्कूल में नहीं हुआ करते थे, शंकर मार्केट में यात्रिक के प्रोडक्शन था, हम लोग वहां किया। और मुझे मिरांडा हाउस ने खास परमिशन दी गई थी कि मैं, क्योंकि हम लोग, हमारे गेट 7 बजे बंद हो जाते थे और हमारे रिहर्सल्स वहां पे 6 बजे शुरू होते थे, और वो 1 घंटे का रास्ता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो कहाँ और शंकर मार्केट कनॉट प्लेस में था, मगर मेरे कॉलेज ने मुझे परमिशन दी थी कि मैं 8 बजे वापस आ सकती थी, तो चौकीदार मेरे लिए दरवाजा खोलता था और मैं अंदर आती थी। क्या बात, क्या बात। कनन जी लिखते हैं, करने के लिए तैयार है। कनन अरुणाचलम जी लिखते हैं, डॉली जी गॉट अस आवर फर्स्ट वर्क इन मुंबई, दैट टू इन एन इंटरनेशनल फिल्म, ट्राइंग टू ग्रो। Yeah, I remember that very well. And Trying to Grow was such a difficult film, a very emotional film, and what a job they did in it. They were very good. क्या बात, क्या बात। डॉक्टर जयदीप सिंह जी, हिज प्रोफेसर, लिखते हैं, इट्स प्लेजेंट टू वॉच डॉली जी, आई मेट हर विद मिस सबीरा मर्चेंट लॉन्ग टाइम बैक। बहुत शुक्रिया। सुचित्रा जी लिखती है, आई डिड डेथ ऑफ सेल्समैन इन हिंदुस्तानी, इट वाज टाइटल एक सपने की मौत। बहुत पहले। जी नहीं, डेथ ऑफ सेल्समैन सतीश कौशिक ने किया था हिंदी में, और उसका नाम था सेल्समैन रामलाल। जी जी। किरण शिवपुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, निखिल दीवान हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी, सिनेमा और टेलीविजन में नाम, लिखते हैं, वजाइना मोनोलॉग, व्हाट अ मास्टरपीस प्ले, अ ट्रीट टू वॉच।
क्या कहेंगे, आपका एक बहुत ही फेमस प्ले। It's a treat to participate in it and get the audience response. I cannot tell you how wonderful it is. जब हमने पहली जी दफा किया था तो एक 80 साल के बुजुर्ग ने आके पहले शो में हम लोग का हमारे पग छुए थे। ये वाह कहते थे कि मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारी महिलाएं कहाँ पहुंच गई हैं, वाह क्योंकि उनकी बारे में था। तो अभी इट वाज सच इट ब्रॉट टीयर्स टू आवर आईज। वाह, अ बिग थिंग, वाकई बिग थिंग। हमारे साथ मीरा कौशिक जी जुड़ी हैं, लिखती हैं थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग डॉली जी। शुक्रिया, थैंक्स डॉली जी का कि वो हमारे साथ आई। रियली प्रिविलेज टू हैव हर हियर। मैं ये जानना चाहूंगी, अभी हम बात कर रहे थे इंग्लिश नाटकों की, जूलियस सीजर को जब पहली बार अडैप्ट किया गया और उसमें जो सीजर का कैरेक्टर था वो एक फीमेल ने किया, ये मैंने आपके किसी इंटरव्यू में सुना, ये पढ़ा। आप क्या कहेंगी, क्योंकि आप उसमें थी, क्या माय कहेंगी उस गॉड, एक्सपीरियंस को लेकर? यस। उषा उषा अमीन, फिर उषा कातरक हो गई। उषा कातरक was one of Bombay's greatest actresses, बहुत बढ़िया एक्टर थी। और वो उन्होंने एलेक ने उन्हें इंदिरा गांधी का पार्ट दिया। उन्होंने जूलियस सीजर को इंदिरा गांधी बनाया, तो उसको अडेप्ट किया इंडियन सिचुएशन को। इट वाज सून आफ्टर इमरजेंसी या ड्यूरिंग इमरजेंसी, और तब हम लोगों ने जूलियस सीजर किया, जिसमें उषा थी जूलियस सीजर, अ वुमन एज जूलियस सीजर। जर्सन डुकूना was Brutus, Alec वाह was Cassius, I played Portia, वाह और विजय कृष्णा भी थे उसमें, या प्रताप शर्मा, जो जिनकी आवाज सबके कानों में गूंजा करती थी उस जमाने में, वो मार्क एंथनी थे। और इतना वाह बढ़िया प्रोडक्शन हुआ वो कि क्या बताया जाए। And Usha was absolutely amazing and so convincing as Julius Caesar. उनकी आवाज भी वाह बहुत बढ़िया थी। वाह वाह। अशोक भौमिक जी लिखते हैं गांधी फिल्म का एक्सपीरियंस बताइए, उसमें आप कास्टिंग डायरेक्टर थी। वाकई आपने कास्टिंग डायरेक्टर तो एज अ गांधी फिल्म, क्या कहेंगी? यही तो मैं कह रही थी कि minutes before I came on air, the phone rang and it was रोहिणी हतंगडी। I mean, रोहिणी हतंगडी को मैंने उसमें कास्ट किया, और वो उन्होंने कस्तूरबा का पार्ट किया था। एंड शी वाज सो ब्रिलियंट, आई कांट टेल यू। मैं उसके बारे में सिर्फ एक छोटा सा चुटकुला सुनाऊंगी कि वो एक प्ले में काम कर रही थी, मैं कास्टिंग जी डायरेक्टर थी उसकी। तो रिचर्ड जी एटनबर्ग, वो हम लोगों ने कस्तूरबा का पार्ट अभी तक कास्ट नहीं किया था। तो मैंने रिचर्ड को फोन किया, वो दिल्ली आए हुए थे। मैंने कहा रिचर्ड, आई हैव गॉट एन एक्ट्रेस दैट आई वुड लाइक यू टू सी। और उस रात रिचर्ड लंदन जा रहे थे, मगर सारी फ्लाइट्स बॉम्बे की तरफ से जाती थी। तो रिचर्ड केम टू बॉम्बे एंड ही सेड ओके डॉली, वील टेक अ रूम एट द सेंटर एयरपोर्ट के बिल्कुल पास था, और आई सी हर एंड टेक द फ्लाइट टू लंदन। So he came from Delhi, broke his flight and came to meet रोहिणी प्ले कर रही थी। उसका प्ले 10:30 बजे खत्म हुआ करता था, और वो भी विले पार्ले में, काफी दूर या कहीं। तो मैंने रोहिणी से कहा कि दुक आई वांट यू टू कम एंड मीट रिचर्ड एटनबर्ग फॉर दिस। तो वो बेचारी मेकअप वेकअप उतार के आई वहां पे। अच्छी, उन दिनों में ना तो वो अंग्रेजी बोलती थी, अच्छी, मतलब वेरी सिंपल गर्ल। तो आई बड़ी हेजिटेट करती हुई, और जैसे दरवाजा खोला, रिचर्ड ने मेरा पाँव पकड़ा और कहा डॉली दिस इज इट, and it was amazing. And Rohini was cast because, but she was a little overweight. तो उन्होंने कहा if she can lose weight, मगर वो तो ऐसे ही कहने की बात थी। मैंने उसको लंदन भेजा स्क्रीन टेस्ट के लिए। Immediately Richard said, doll, the camera loves her, and she was cast as और फिर मैंने रोहिणी के साथ, क्योंकि रोहिणी को वेट लूज करना था, और उस वक्त कहा था कि 11 पाउंड लूज करें। 11 पाउंड नहीं होगा, 11 किलो तो नहीं हो सकता। तो मैं, मेरे घर के पास ही एक डॉक्टर विष्णु खक्कर हुआ करते थे, जो डाइटिशियन थे, पहले डाइटिशियन बॉम्बे के,
मैंने फिल्म एक्ट्रेसेस थी, वो सब वहीं जाया करती थी। तो मैंने उनको फोन किया, उन्होंने कहा लेके आओ, और उनका कमरा ऐसा था कि 8 से 6 इतना बड़ा, मगर एक स्पेट कमरा था जो 4 से 6 बड़ा था, और बीच में टेबल थी। आई यूज्ड टू पिक अप रोहिणी, टेक हर टू विष्णु कक्कर's clinic and make रोहिणी वॉक। मालूम था रोहिणी, और उन्होंने कहा था कि इसको 2 चपातियां खानी है दिन में और 2 शाम को। तो वो तो मुझे मालूम था ये करेगी, मगर वॉक नहीं करेगी, और उन्होंने कहा इसको 1.5 घंटे का वॉक करना है। और रोहिणी को हमने उस टेबल के चारों तरफ, मैं एक कोने में बैठा करती थी, और 1.5 घंटे उसको वॉक कराया करते थे। तो कितनी मेहनत जाती है, और रोहिणी ने करी वो मेहनत। आई मीन ये ऐसे थोड़ी आजकल की तरह सबको यूं पार्ट मिल जाते हैं, मगर एक्टिंग के लिए और सीरियस काम करने के लिए और अच्छा एक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वाकई वाकई कला का रास्ता आसान नहीं है, साधना है ये, साधना। बिल्कुल। हरविंदर कौर बबली मस्कट से हमारे साथ जुड़ी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और बेहतरीन कलाकार हैं। लिखती हैं, स्ट्रीट फॉर अस टू लिसन टू डॉली जी, शी इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। भारती रैना हमारे साथ जुड़ी है जम्मू कश्मीर से, लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं। लिखती है, आपकी आवाज माशाल्लाह, आपकी आवाज डॉली जी बहुत खूबसूरत। हमारे साथ उम्र हो गई अभी भी बहुत खूबसूरत आवाज और बहुत खूबसूरत आप और आपकी पर्सनैलिटी, एंड आपका बहुत ही ऑरा, एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा है आपका। सरिता अग्रवाल लिखती है एलिगेंट एक्ट्रेस, वाकई शी इज वेरी एलिगेंट। किरण शिवपुरी जी लिखती है, डॉली इज सो एनर्जेटिक, व्हाट ए चार्मिंग पर्सनैलिटी शी इज। सतीश आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, ही इज दिल्ली रंगमंच के और थिएटर के एक बहुत बड़ा नाम। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश आनंद जी। युवराज शर्मा जी लिखते हैं, डॉली जी को शायद याद ना हो, आपकी वजह से मुझे गांधी फिल्म में रोल मिला था। युवराज शर्मा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं जी, उन्होंने लिखा है आपके लिए, एंड बहुत बेहतरीन कलाकार है। मैं चाहूंगी गांधी से जुड़ी कुछ और यादें आप हमसे शेयर करें, गांधी फिल्म से जुड़ी कुछ और यादें। गांधी के बारे में क्या और कह, मुझे जो आप जी, मैं यूनिट पब्लिसिस्ट भी थी जी, फिल्म की, तो मुझे बहुत सी चीजों पे होशियार रहना था। जैसे बेन किंग्सली बियर ना पिए। अब बेन किंग्सली लड़का लंदन का, और एक्टर था वहां का, वो भी थिएटर एक्टर था, और उन लोग को तो आदत है बियर पीने की। दिल्ली की गर्मी में पूरे दिन शूटिंग करके नेचुरली किसी ना कभी तो दिल करता ही था, मगर फिर भी हमको प्रेस के बाहर रखना था, किसी की आंख ना पड़े उन पे। तो ये छोटी छोटी बात है। कोई सोचता है कि ये टेंशन क्रिएटिंग नहीं होनी चाहिए, मगर थी, क्योंकि कहीं भी कोई कुछ भी लिख देता किसी के बारे में। बिल्कुल। मगर लोगों ने बहुत मैं एक बड़ी प्यारी बात बताऊंगी, पता नहीं ये लोग मुझे मारेंगे या नहीं। हमारी मुहूर्त में एक पार्टी रखी गई थी कि इंडियन टीम हमारी एक इंडियन यूनिट थी और एक फॉरेन यूनिट थी। तो इंडियन यूनिट और अंग्रेजी यूनिट को मिलाने के लिए एक पार्टी रखी गई थी अशोका होटल में, और वहां पे एक बहुत खूबसूरत लड़का थर्ड एडी था ब्रिटिश साइड का, और हमारी इंडियन साइड का कमल स्वरूप था। अब कमल स्वरूप को तो शायद बहुत से लोग जानते होंगे, ओम दरबादर और बहुत सी उन्होंने फिल्में की है। तो मगर वो बड़ा बेतुका सा लड़का है और मुंह फट है बिल्कुल। तो उसको इस अंग्रेज एडी ने कहा, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उसको उसे कहता है, राज वेंट लॉन्ग टाइम अगो। वो बात सबको अभी तक याद है। जब रिचर्ड एटनबरो गुजरे, तो मैंने अपने घर में जितने भी यूनिट के एक्टर्स और क्रू मेंबर्स थे, उनके लिए अपने घर में एक बैठक रखी। तो ये लोग सब आए और इतने प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स सब सुना रहे अपने अपने।
फिर रोहिणी भी थी, आनंद देसाई, और बहुत से और भी लोग थे जो गांधी फिल्म में थे, और इतना अच्छा लगा उन सबसे मिलके। क्या बात। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने एक तरह से अपनी जिंदगी थिएटर को दी, थिएटर में आपने बहुत काम किया, रंगमंच को अपनी जिंदगी दे दी। पहले की ऑडियंस में और आज की ऑडियंस में आप कितना बदलाव देखती हैं थिएटर को लेकर? देखिए, मैंने बहुत से प्ले अटेंड किए हैं, हाँ, जी और जी एक जमाना था जब ऑडियंस जो डिससेटिस्फाइड हुई तो उठ के चली जाया करती थी, जी और रिस्पेक्ट नहीं करते थे। मगर अब वो बदल चुका है कि वो लोग एक्टर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कहाँ कहाँ पहुंच गए हमारे एक्टर्स। पहले तो यही था ना, टाइम पास है, टाइम पास है, मगर अब वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं एक्टर्स को। एक तो एक्टर्स ने पैसा कमाना शुरू किया है, क्योंकि यही जी नहीं कि आप स्टेज पे जा रहे हैं, 1.5 घंटे काम करके वापस आ जाओ। आप आप ट्यूशन दे सकते हैं, एलोक्यूशन क्लास कर सकते हैं, और जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं वो मांगते हैं कि उनके जो स्टाफ है वो अच्छी तरह बोले, साफ बोले, एक एक शब्द उनका सुनाई दे, अंग्रेजी बोले। तो बहुत से हमारे एक्टर्स अब एम्प्लॉयड हो गए हैं, और एम्प्लॉयमेंट के साथ पैसा आता है, पैसे के साथ चेस्ट चौड़ा हो जाता है, और एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है लोगों का। तो अच्छी तरह सीखना, अच्छी तरह बोलना, अच्छी तरह प्रोजेक्ट करना, यही नहीं कि तुम एक्टर बनोगे, मगर बहुत यस से एवेन्यूज हैं जो खुल गए हैं अब लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। रिस्पेक्टफुल एक्टर्स। यस यस। युवराज सर लिखते हैं, डॉली जी हमारा नाटक महाभोज देखने आई थी गांधी फिल्म के कलाकारों के साथ, और मुझे उस वक्त उस जमाने में 1500 रुपए मिले थे और मैंने जीवन की पहली घड़ी खरीदी थी। गांधी के बाद। गांधी के बाद उनका प्ले था महाभोज, जो आप गांधी फिल्म के हाँ, कलाकारों के मैंने साथ देखा देखने था गए थे। महाभोज। हाँ, जी मगर जैसे उसमें युवराज। अ, जिस लड़के ने हमारी गांधी फिल्म में उसका चन्नी, उसका नाम चन्नी है, सरदार है, जी और उसने गांधी फिल्म में जलियांवाला बाग में वो पार्ट किया था। तो मैं उसको एक दफा मैं चंडीगढ़ गई कई सालों बाद, तो उसने जी मेरे को अपने बेटे से भेंट की, उनके बेटे से मेरी भेंट की, और कहा कि ये डॉली है। तो वो लड़का बोलता है, तभी आपने हमारे फ्रिज का नाम डॉली रखा है। उन्होंने पहली तनख्वाह से एक फ्रिज खरीदा और उस वाह फ्रिज का नाम डॉली रखा था। वाह वाह। तो ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं अभी भी। नाटकों की अगर मैं बात करूं डॉली जी, नाटकों के में जो चेंजेस आई हैं, तो क्या कहेंगे कितना बदलाव आया है नाटकों में? पहले के नाटकों में, आपके नाटकों में टेक्निक बहुत हैवी हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो इतना जी एम्फेसिस दिया जा रहा है, इतना जोर दिया जा रहा है लाइटिंग का, मेकअप पे, कॉस्ट्यूम पे। पहले तो हम लोग जैसे थे वैसे ही चढ़ के जाके कर दिया करते थे। अब तो सेट डिजाइन इतने बढ़िया और इतना एक्सपेंसिव हो गया है, मगर ऑल दैट इज ऑल्सो चेंजिंग, क्योंकि अब जो हम लोग नाटक करते हैं वो बड़े बड़े सेट्स का नहीं हो रहा इतना। अब यही के और खासकर मैं दिल्ली का तो नहीं जानती, मगर मुंबई में इतने ढेर सारे छोटी छोटी जगहें हैं जो सिर्फ 50 लोगों को बैठ सकते हैं, या 80 लोगों को बिठा सकते हैं, और वो बिल्कुल सिंपल स्टेज, और अगर तुम्हें चाहिए तो विंग्स ले लो, चादर पकड़ लो, मगर बहुत सिंपल और इतने बढ़िया प्लेस कर रहे हैं, एंड वाह ऑल टॉपिकल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में, बट सो क्या टचिंग, सो लवली के क्या बताया जाए। एक क्या अतुल कुमार बहुत से ऐसे प्ले करता है, आकर्ष खुराना बहुत अच्छे प्ले कर रहे हैं हमारे बॉम्बे में, जी और जी
रामू रामनाथन इतने बढ़िया प्लेस लिखते हैं, आर्या लहीरी, ये डायरेक्टर्स भी हैं, राइटर्स भी हैं, और मैंने उन सब के साथ काम किया है। और मैंने अपने बेटे के साथ भी काम किया है, जो एक फेस्टिवल चलाते हैं थेस्पो, जो अंडर 25 बच्चों के लिए है। तो मैं ये जो बच्चे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूंगी कि आप लोग थेस्पो का नाटक जरूर देखने जाइए, या वो उस कंपनी को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वो जवान नए बच्चों के लिए है और बहुत कुछ सिखाते, और बहुत से उनके ही स्टूडेंट्स या एक्टर्स काफी मशहूर हो गए। उनका नाम नहीं लूंगी कि मेरा बेटा मुझे मारेगा, मगर बहुत ही अच्छा रहा। और अगर मेरे बेटे ने मुझे डायरेक्ट किया, एंड ही swore he is never going to direct me, क्योंकि हमारी आदत थी 6 बजे तक काम करो, 6 बजे जैसे दफ्तर खत्म हो, रिहर्सल में जाओ, और 6 से 9 या 9:30 बजे तक, एंड आफ्टर दैट डिनर, मीटिंग पीपल एंड एवरीथिंग। अब जब तक क्वासा डायरेक्टर बना, तब तक जमाना बदल चुका था। उनकी तो सबकी नौकरियां 8-8 बजे खत्म हुआ करती थी। वो ऑफिस 9 to 5 नहीं था। अब वो लोग सब 8, 8:30 बजे तक काम किया करते थे। तो हमारे रिहर्सल शुरू हुआ करते थे 8 बजे। और जानो, मैं तो पुराने जमाने की थी, मुझे उसकी आदत नहीं थी। जब तक कि वो मुझे रिहर्सल कराए, मैं तो थकी हुई थी, मुझे घर जाता। और वो लोग आके एक्सरसाइज किया करते थे, वो एक्सरसाइज किया करते, उसकी मुझे आदत नहीं थी। हम लोगों ने वॉइस टेस्ट और एक्सरसाइजेज नहीं किया, और वो लोग कमरे के चारों तरफ भाग रहे हैं एनर्जी के लिए। वो तो he swore he's never going to cast me anymore. और अब तो उनका नाम काफी मशहूर है, काफी प्लेस किए हैं, और 22 years हो गए हैं थेस्पो को, एंड इट्स एन ऑल इंडिया फेस्टिवल, but it's for the under 25, and that is a very important message for all the young people who want to join theatre, because it teaches them a hell of a lot. That is a very important step for those that are seriously interested in theatre. Very true, very true. डॉक्टर सरला मेहता लिखती है, व्हाट अ पर्सनैलिटी डॉली जी, अनबिलीवेबल। वाकई शी इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, सच में। प्रतिमा जी लिखती हैं, प्रतिमा कनन जी, की इंग्लिश फिल्म सच लॉन्ग जर्नी में मुझे कास्ट करवाया था डॉली जी ने। मैंने कहा मुझे इंग्लिश बोलनी बिल्कुल नहीं आती, तो उन्होंने कहा तुम आओ बस, और मैंने उस इंग्लिश फिल्म में काम किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डॉली जी लिखती हैं आप, पता नहीं क्यों लोग इंग्लिश बोलने से घबराते हैं, मगर उनकी जो पॉइज होता है, उनका जो तौर तरीका होता है, वो सीख नहीं सकते, वो ऑटोमेटिक होता है, वो आता है। दे बोथ कनन एंड शी वर सो गुड इन दैट फिल्म। यस यस यस, वाकई बहुत कमाल के कलाकार कनन सर और प्रतिमा जी। मैं अब रेडियो पे आना चाहूंगी। रेडियो का अनुभव आपका कैसा रहा? क्योंकि वो बहुत I love radio because that is my beginning. वहां पे मैंने शुरू किया था अपना। और जब मैं कॉलेज में थी, तो हम लोग एक्सटर्नल सर्विसेज की थोड़ी सी अनाउंसमेंट्स किया करते थे। कुछ मैंने खास नहीं किया, मगर मैं ऑल इंडिया रेडियो जा रही हूँ, यही कहते हुए मुझे काफी गर्व आता था। और उसके बाद मैं लंदन गई, मैंने बीबीसी में काम किया, और वहाँ पे मुझे और एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड सर्विस थी, हिंदी बोलने वाले कोई थे नहीं। उन्होंने कहा कि तुम आके, और मैंने कहा मुझे हिंदी बस इतनी आती है, जूता लाओ, पानी लाओ, बिस्तरा बनाओ। नहीं, आपको करना है। मुझे स्क्रिप्ट्स पकड़ा दी, 8 मिनट की 6 स्क्रिप्ट्स, और कहा कि ये तुम ट्रांसलेट करके और फिर कम एंड स्पीक देम। मुझे 18 घंटे लगते थे एक 8 मिनट स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करने के लिए, मगर मैंने अकेले नहीं किया। मेरे से भी बदतर जो हिंदी में था वो था फारूक धोंडी, जिसका नाम किसी ने सुना होगा। वो राइटर भी हैं, प्ले राइट भी हैं, और कॉलमनिस्ट भी हैं, और आज के टेलीविजन पे वो चैनल 4 के फारूक और फ्रॉगी, और मैं उनको फ्रॉगी बुलाती हूँ, फारूक धोंडी। हम लोग 11 साल की उम्र से साथ थे।
तो मैंने उनको बोला, वो लंदन में थे, वो कैम्ब्रिज में थे उस वक्त, मैंने कहा प्लीज मुझे ये करना है। हम लोग 15-15 घंटे एक 8 मिनट की स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करने में लगा करते थे, और 4 साल बाद मैं करती रही। तब तो 1.5 घंटा लगता था मुझे वो स्क्रिप्ट करने में। तो मैंने ब्रॉडकास्टिंग और हिंदी लंदन में सीखी, और जब मैं वहां से वापस आई तो मुझे पहले ऑल इंडिया रेडियो ने 300 रुपए का प्रोड्यूसर की नौकरी दी। अब मैं उस वक्त रेंट पे कर रही थी अपने पीजी अकोमोडेशन का 300 रुपए, तो मुझे एडवर्टाइजिंग में मिला जॉब, वो 500 का, तो मैंने वो ले लिया, और मैं फिर भी ऑल इंडिया रेडियो में करती रही। तो मैंने पहला ऑल इंडिया रेडियो में वुमेन्स वर्ल्ड करके एक प्रोग्राम हुआ करता था, जो संडे को हुआ करता था, उसमें 15 रुपए मिलते थे संडे के, हर संडे के 15 रुपए। तो वो मैंने किया, और वो काफी पॉपुलर रहा, लोगों को ने पहचानने लगे। मगर मुझे सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरी मेरी ऑल इंडिया रेडियो की रही है ये सागर सम्राट, जो हम लोग का पहला सी ऑयल रिग था। तो मुझे ऑयल रिग पे जाके लोगों का इंटरव्यू करना और उनका प्रोग्राम बनाने को कहा गया। तो एक हरीश मिर्चंदानी एक एम्प्लॉई थे एयर इंडिया के, हम लोग दोनों को ऑल इंडिया रेडियो के हम दोनों को भेजा गया। तो मैं भी चली गई, मुझे क्या पता था क्या करना है वहां जाके। पहली दफा जा रहे हैं, ऑयल रिग में जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। हम लोग, और द ओनली अदर वुमन हु हैड बीन देयर बिफोर वाज इंदिरा गांधी। अब उन दिनों में इंदिरा गांधी वाज अ गॉडेस फॉर अस। आई मीन, यू नो, वी लव्ड। आजकल तुम क्या कुछ भी कहो, बट देयर वाज नोबडी लाइक इंदिरा गांधी इन दोस डेज। एंड सो आई वाज द सेकंड वुमन ऑन द ऑयल रिग आफ्टर इंदिरा गांधी। एंड देन वी डिड मगर हम लोग को एक बात कही गई थी कि आपको 4 बजे इस ये ऑयल रिग छोड़ना है, क्योंकि हम लोग हेलीकॉप्टर से गए थे, और 4 बजे द टाइड चेंजेस, द विंड चेंजेस, तो आपको वापस पहुंचना है चाहे कुछ भी हो। और मैं कोशिश करती रही कि किसी ना किसी तरह हम वहीं रहें, ताकि मैं एक नाइट स्पेंड करूं वहां पे। मगर वो हुआ ही नहीं। हम लोगों ने काम खत्म किया, उन्होंने एकदम हम लोग को धक्का दिया हेलीकॉप्टर के अंदर, और हम लोग वापस आ गए। मगर दैट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस एंड इट वाज वेरी गुड। But the sad thing about that was, exactly a week later, that helicopter crashed, and 15 people died in that helicopter. उस बात का मुझे बहुत अफसोस है अभी तक, मगर जो लिखा है वो होना था। फिर दूसरी ऑल इंडिया रेडियो की बात, मुझे बुलाया गया, एप्पल सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, और अहमदाबाद में मुझे बुलाया गया एकदम कि आप अहमदाबाद जाइए, आपको ये एप्पल सैटेलाइट की लॉन्च करिए। अब मैं ना तो टेक्निकल स्टूडेंट हूँ, ना मुझे साइंस वाइंस के बारे में कुछ आता है। मैं पहुंच गई, मैं कब किसी चीज से झिझकती हूँ, मैं पहुंच गई वहां पे। और मेरे स्टेशन डायरेक्टर ने कहा, नहीं डॉली जी आपको जाना है। और वहां पे अच्छा, उसी वक्त ये जो ट्रांसपॉन्डर स्पेस में चल रहा था, एकदम टेढ़ा हो गया, और पेपर में निकला कि वो तो टेढ़ा हो गया। मैंने कहा मैं क्या कर, मुझे कोई समझ नहीं आया ये क्यों टेढ़ा हो जाता है, क्या होता है ये वो। तो डॉक्टर UR राव, वो इसरो के हेड थे, इंडियन सैटेलाइट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के। तो मैंने कहा मैं क्या करूं। वो थे, वो आए हुए थे अहमदाबाद। तो उन्होंने कहा, डॉली आई एक्सप्लेन टू। इतनी प्यारी तरह मुझे एक्सप्लेन किया। अच्छा, ना तो मैं क्लासिकल डांसर हूँ, ना मैं ज्यादा जानती थी, मगर प्रोतिमा बेदी, जो मेरी सच में सोल सिस्टर रही हैं, उन्होंने मुझे उस वर्ल्ड में एक्सपोज किया। मैं सारे गुरुज को जानती थी, सारे डांसर्स जानती थी, सारा। और वो जटायु, वो रामचरित्र मानस डांस किया करती थी उन दिनों में। और हम लोग फंड रेजिंग कर रहे थे उनके नृत्यग्राम के लिए, बैंगलोर में जो उन्होंने डांस स्कूल खोला बाद में। तो और वो रामचरित्र मानस करती थी।
और मैं उसकी कमेंट्री किया करती थी, लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए मैं उसकी कमेंट्री किया करती थी। वहां मैंने जटायु का नाम सुना और सुना कि कैसे रावण ने उसका एक पंख काट दिया था और वो यूं टेढ़े टेढ़े जा रहे थे। तो मुझे यू आर राव ने ये ट्रांसपॉन्डर का अनबैलेंस उस सिमिलैरिटी से समझाया। तो मैं भी माइक के सामने बैठी और मैंने बड़ी अच्छी तरह समझाया, सबको बहुत पसंद आया। इंदिरा गांधी जी ने फोन करके स्टेशन डायरेक्टर को कहा वेरी वेल डन। वाओ, ऑसम। आई मीन दैट इज, एंड सो आई लव ऑल इंडिया रेडियो। मेरे लिए ऑल इंडिया रेडियो से तो कुछ और है ही नहीं। काश के और रेडियो होता, मगर आजकल इतना हो नहीं रहा है। मगर दुनिया बदल गई है, अब क्या करें। मुझे नई चीजें समझ नहीं आती, मगर लेकिन ऑल इंडिया रेडियो बहुत कुछ सिखा देता है, आकाशवाणी बहुत कुछ सिखा देता है। आपकी आवाज, आपका डिक्शन, तलफ्फुज, कमाल कमाल। और कहते हैं ना कि आकाशवाणी जो है यूनिवर्सिटी की तरह है, जो आपका तलफ्फुज। आवाज की बात में मैं एक और कहूंगी। मैं जब लंदन में थी तो मुझे सेंट्रल ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन से ये मैसेज आया, यही जो मैं कह रही थी ना हिंदी ट्रांसलेशन करने का। तो उन्होंने कहा कि आप ये ट्रांसलेशन कीजिए। तो मैं पहली दफा वहां गई स्टूडियो में ये अपने ट्रांसलेशन लेके, और उन्होंने कहा कि प्लीज अनाउंस योर नेम। तो मेरा नाम उन दोनों में डॉली रॉसन हुआ करता था। जो पुराने जमाने के लोग हैं शायद वो पहचानेंगे, कॉलेज में मैं डॉली रॉसन कहा करती थी। तो मैंने कहा दिस इज डॉली रॉसन, यू नो। और उसने एकदम माइक ऊपर किया और कहा कि नो नो प्लीज टेक एन इंडियन नेम, क्योंकि डॉली रॉसन तो ब्रिटिश हो गया, वो कहेंगे कि ये ब्रिटिश वाले ही कर रहे हैं, ये ऐसा हमें हिंदुस्तानी नाम चाहिए। तो मैंने लिटरली 3 मिनट में कविता पहला नाम लिया, क्योंकि कविता रोहतगी, पता नहीं आप लोग पहचानते होंगे, वो हिंदुस्तान टाइम्स की ड्रामा क्रिटिक है, वो मेरे साथ स्कूल में थी और बड़ी प्यारी लड़की थी और बड़ी होशियार लड़की थी। तो मैंने पहला नाम तो कविता लिया, और दूसरा क्योंकि मेहता नाम could be, it's non-descriptive, it can be anything, or you know, like a Patel, like a Mehta, बहुत हजारों मेहताज है। तो मैंने कविता मेहता, और 3 मिनट में मैंने कहा लंदन न्यूज लेटर रेड बाय कविता मेहता। 4 साल में लंदन में रही, मुझे उस माहौल में कविता मेहता से लोग ज्यादा करते थे। मगर वो प्रोग्राम ज्यादा था सेशेल्स, मॉरिशस, उन दिनों में सिलोन, फिर श्रीलंका और मद्रास, चेन्नई, इन 4 जगह में हर हफ्ते में एक दफा ब्रॉडकास्ट हुआ करता था। ऑल इंडिया रेडियो में मैं एक दिन अपने स्टेशन डायरेक्टर के कमरे में गई, मैंने दरवाजा खोला और मैंने कहा अरुण भाई वो प्रोग्राम कब है? जो उनके सामने बैठे थे, और तुम जानो हमारे दफ्तरों में सारे गवर्नमेंट ऑफिस में इतनी बड़ी बड़ी तो टेबल्स होती हैं। बिल्कुल। तो मैंने खोल के कहा कि ये मुझे ये कब करना है या कब। तो जो उनके सामने बैठे थे उन्होंने कहा ये तो कविता मेहता की आवाज है। तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा आपको कैसे मालूम? He was the station director of Radio Mauritius. उन्होंने मॉरिशस में मेरी आवाज सुनी। तो ऐसी ऐसी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी ईगो इतनी बड़ी हो गई है उसी के मारे, और मेरी जिंदगी ऐसी ऐसे चुटकुलों से बनी हुई है। क्या बात, क्या बात। प्रतिमा जी लिखती है, वाकई AIR तो वाह, मुकाबला नहीं। प्रतिमा जी लिखती है, लोग बोलते हैं ना गॉडफादर, मुंबई में डॉली जी हमारी गॉड मदर रही है। सो ब्यूटीफुल, सो स्वीट। प्रतिमा जी आपके लिए लिखती हैं, बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट। भारती रैना जी लिखती है, डॉली जी की जैसी सूरत है इतनी खूबसूरत, वैसे ही उनकी सीरत भी है। वाकई। सुभाष गुप्ता जी लिखते हैं कि बाद में कविता नागपाल हुई थी, जिनकी आप बात कर रहे हैं, कविता मेहता, विनोद नागपाल से शादी करके। सुभाष जी लिखते हैं
उसके बाद नौरीन जी लिखती है, मन कर रहा है डॉली जी बोलती रहें और हम सुनते रहें। वाकई बहुत खूबसूरत बोलती हैं डॉली जी। प्रोफेसर जयदीप जी लिखते हैं, आकाशवाणी इट्स ट्रू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ यू। वाकई वाकई तराश देता है वाकई। विनीता ठाकुर लिखती हैं, शी इज अ ब्रॉडकास्टर, लिखती हैं, आई ऑलवेज एडमायर यू सिंस माय चाइल्डहुड। वाकई मैं अब आपसे चलते चलते ये जानना चाहूंगी, जो युवा पीढ़ी है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर रिग्रेट्स, और आजकल जिस तरह से जो चीजें नहीं हो रही, डिप्रेशन बढ़ रहा है, पॉजिटिव चीजें नहीं हो रही, तो आप उनको क्या सजेस्ट कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी युवा पीढ़ी को आप चलते चलते? Never get defeated. Yes. Stand up. Continue doing what you're doing. It's not the end of the world, and you will come out stronger. आपको लगेगा कि मैं इसमें फेल हो गई, मैं क्या करूं, but never accept it as a failure. Stand up and do it again. Nothing, because if you respect yourself, other people will respect you. अगर तुम कोने में जाके बैठ के रोते रहो तो बहुत से लोग कहेंगे हाँ रोने दो इसको, मगर यू गेट अप एंड स्टार्ट सेइंग कि मैं इसको फिर से अटेम्प्ट करूंगी, फिर से करूंगी. Look at the kind of respect you will win from other people and for yourself, and you will be a success. There is nothing like failure. वाकई वाकई, वेल सेड वेल सेड डॉली जी, इट वाज सो एनरिचिंग, आपके साथ बात करके इतना अच्छा लगा, एंड मैं क्या कहूँ यार, इट्स प्रिविलेज टू हैव यू हियर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतनी कॉम्प्लीमेंट्स दी हैं और लोगों की कॉम्प्लीमेंट्स सुनाई हैं कि मेरा सर तो बिल्कुल फूला हुआ है आज. You deserve it. You're so beautiful in and out. Thank you very much. Thank you, Dolly ji. Thanks a lot. Thank you. Thank you very much, and thank you to the audience who've written such lovely things about me. And I'm a sucker for that anyway. Thank you, ma'am. Thank you. बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल 26 जनवरी है, सभी देशवासियों को, सभी व्यूअर्स को रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूर्य फाउंडेशन की तरफ से 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब हम आपसे मिलेंगे 29 तारीख को शाम को 7 बजे, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे यूएसए से बहुत बेहतरीन सितार वादक है, उनका अपना एक स्कूल है म्यूजिक का, और वहां वो किस तरह से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं 29 को शाम को 7 बजे, और एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं 29 को शाम को 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। थैंक यू।